हेलो, गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था का ये 7वां टेस्ट सीरीज देखते हैं। क्लास 9th और 10th के लिए हैं। राज्य व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। और आइए देखते हैं, इसके पहले भी राज्य व्यवस्था के कई वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या रखी गई है, यानी कितनी आबादी पर ग्राम पंचायतों के स्थापना का बात की गई है। तो इसमें सही जवाब यानी कि 7,000 की आबादी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है और कार्यकाल 5 साल का होता है इसका। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन आप समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड में है, जो कि तत्कालीन उस समय जो है कि वो उत्तर प्रदेश राज्य हुआ करता था। 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और चिपको आंदोलन का मतलब क्या था कि यह जो है कि वनों की या पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसमें जो उत्तराखंड का जो एक गांव था यानी कि चमोली जो है, रैणी गांव भी है, यानी कि उत्तराखंड के कई गांवों में आंदोलन हुआ था। और उस समय लोग जो है कि उस पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जा रहे थे और एक अनूठा तरीका उन लोगों ने निकाला पेड़ों को बचाने के लिए। और इस तरीके से सही जवाब इसका है उत्तराखंड। और नेक्स्ट है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था। देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था, ये मुख्यतः 1992 में यह आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है नेल्लौर और उसका एक गाँव था डुबरगंटा। और वहाँ की महिलाओं के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और महिलाओं का विरोध ये था कि वहाँ पर ताड़ी की बिक्री हो रही थी, जिससे वहाँ के जो पुरुष हैं उनको शराब और ताड़ी की लत लग चुकी थी और वो जो है कि ज़्यादा शराब पीते थे, जिनसे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और जो है कि पूरे उस समाज या गांव की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी उसका असर पड़ा था, और जिसके विरोध में महिलाओं ने आंदोलन किया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महिलाओं के द्वारा। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में यह आंदोलन हुआ था 1992 में, आप याद रख सकते हैं। और उसके फलस्वरूप वहाँ पे सरकार ने यह आदेश दिया और वहाँ पे ताड़ी या जो मदिरा की बिक्री हो रही थी उस पर पाबंदी लगाया गया। ये सभी जो है कि क्लास 12 राजनीति शास्त्र के सभी सिलेबस में हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये नर्मदा नदी से संबंधित है, यानी कि नर्मदा क्या है इसमें, तो नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हुआ था, यानी कि नर्मदा नदी पर जो है बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया था और इसके खिलाफ जो है कि लोगों ने आंदोलन कर दिया था। और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था यानी कि मेधा पाटेकर ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई थी 2006 में। 24 अप्रैल और 2006 को नेपाल के राजा यानी कि नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल करके और सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा कर दी। और इस प्रकार वहाँ पे लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ और जनसंघर्ष का अंत हो गया था। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2006 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। ये अगला प्रश्न है, निर्वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए, या न्यायपालिका के कार्यकलाप का मूल्यांकन करने के लिए। तो सही जवाब है कि निर्वाचन इसलिए होता है ताकि हम अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकें। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से होगा, देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। भारत का निर्वाचन जो है कि लोकतांत्रिक है, किस आधार पर कहा जा सकता है। तो इसमें देख लीजिए कि बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मत देने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकतांत्रिक पद्धति अपनाया गया है, यानी कि भारत में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया था। ये अगला प्रश्न है। और 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून को लागू किया गया था। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में इस बात का जिक्र किया गया है, जबकि इसका ऑप्शन है यानी कि सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या यानी कि 552 हो सकती हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो गई हैं। और
वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, अधिकतम की बात पूछ रहा है तो 552, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 543 होती हैं, जिसमें 543 चुनाव जीत कर आते हैं और 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार किसे हैं तो संसद को इसका पावर दिया गया है और संसद वर्तमान कानून में भी संशोधन कर सकती हैं। और भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है। राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा कौन देता है तो संघीय व्यवस्थापिका में को संसद कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था की गई है, यानी कि जो राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यानी कि संघीय जो मंत्रिपरिषद होती हैं, तो केंद्र सरकार की एक मंत्रिपरिषद होती है और इसे संघीय मंत्रिपरिषद भी कहते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। 122वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व करता है यानी कि प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप ये जानते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग को रोक सकता है। आप देख सकते हैं 123वां प्रश्न है और सही जवाब है, यानी कि 44वां संशोधन इसका सही जवाब होगा। 44वें संशोधन के द्वारा आपात का लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से 42वां जो संविधान का संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसमें राज्य के किसी भी भाग में स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सेना भेज सकता है, इसका जिक्र उसमें किया गया है। इस तरीके से और हम अगला प्रश्न देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, यानी कि किस उद्देशिका का एक भाग है। 124वां प्रश्न है और देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के में जो है कि प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि 42वां संशोधन संविधान इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब है। और 125वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित हैं, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था तो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था और इसके तहत भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। सबसे पहला जो संशोधन भारतीय संविधान में हुआ था 1951 में हुआ था और जिसके द्वारा संविधान के में जो है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और 127वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि जो गीत है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो 1950 में, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये हमारा राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान के रूप में इसे 1950 में स्वीकार किया गया था और सबसे पहले इसे 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 28वां प्रश्न है और आप देख सकते हैं यहाँ से 2 जो है कि विवाद इससे जुड़े हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा था कि संविधान प्रस्तावना का ये प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग नहीं है। तो इसके लिए बेरुबारी विवाद जो हुआ था यानी कि 1960 में, उसमें ये न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं अगर 1973 में इससे संबंधित एक और केस हुआ था, यानी कि 1977 में जो केशवानंद भारती बनाम जो केरल सरकार वाला जो केस था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार यानी कि संसद को है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और केशवानंद भारती बनाम में भी इसमें आया था कि संविधान का भाग नहीं है, जबकि इसमें यानी केशवानंद भारती में आया था कि संविधान का भाग है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सबसे पहले कब हुई थी? 129वां प्रश्न है और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन के अनुसार आप देखिए, इसमें देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, यानी कि भारत में सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में, यानी कि जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद से दूसरा जो आपातकाल लागू हुआ था यानी कि 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और ऐसे आप जानते हैं कि 1975 में जो एक आपातकाल लागू किया गया था, इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उसमें उन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल को लागू किया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने तैयार और प्रस्तुत किया था? ये नेक्स्ट प्रश्न है, 130वां प्रश्न है कि योजना आयोग का जो ये सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि जॉन मथाई है के द्वारा 1950 में योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और इस तरीके से हम देखते हैं इसका 131वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या 6 है। और वह भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी, उस अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी है, रूसी, स्पेनिश भाषा है और अरबी भाषा है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए में ये सभी भाषाएं दी गई हैं और कुल 6 भाषाएं हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? ये 132वां प्रश्न है और कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब होगा। और कार्ल मार्क्स को हम साम्यवादी व्यवस्था का जनक भी मानते हैं और उसने बताया था कि समाज 2 वर्गों में होता है और एक होता है उसका शोषक और एक होता है शोषित वर्ग। और कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देख लीजिए अनुच्छेद 18 इससे संबंधित हैं और इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियां प्रतिबंधित नहीं हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि सभी जो उपाधियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 18 में ये जो है कि पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है कि किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? कौन सी जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? तो 134वां प्रश्न है और सही जवाब है, यानी कि 1971 में जो जनगणना हुआ था और उसके आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं। और 2026 तक के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि परिसीमन जो है कि 2026 तक है। 2026 के बाद से फिर से नया परिसीमन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी कि अपने किनारे रहना। और जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया था, जो कि भारत की विदेश नीति भी है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? आप ऑप्शन देख सकते हैं और 1992 इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद से हम देखते हैं 137वां प्रश्न। यहाँ से आप देखिए, इसको जल्दी से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 137वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उससे हम किसे सौंप सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय इसके लिए सही जवाब है, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो इस तरह के मामलों को देखता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में आप और भी बातें जान सकते हैं कि अनुच्छेद 54 में इसके निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि इसके जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? 137वां प्रश्न है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है, यानी कि टोरी पार्टी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 139वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? 139वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। और भारतीय संविधान के 148 से 151 तक जो है कि इसमें कैग का उल्लेख किया गया है, जो CAG होता है।
और यहाँ से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद होता है एक प्रकार का संवैधानिक पद होता है। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के संबंध में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन इसमें से सही है। तो देख लीजिए, मूल संविधान का हिस्सा था, यानी कि जो मौलिक संविधान है वो मूल संविधान का हिस्सा है। और नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो साइमन कमीशन पर आधारित था। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, साइमन कमीशन, यानी कि 8 नवंबर और 1927 को इसे गठित किया गया था। और 1928 में जब भारत आया था इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी जो है कि ब्रिटिश सदस्य थे, और इसलिए भारत ने इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रभुसत्ता के अद्वैत्व का समर्थन किया था। 142वां प्रश्न है, प्रभुसत्ता के अद्वैत्व का समर्थन किसने किया था। तो इसका सही जवाब है, यानी कि जॉन ऑस्टिन ने इसका समर्थन किया था, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है। क्रीमी लेयर यानी कि आर्थिक स्तर के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और इस तरीके से हम क्रीमी लेयर के बारे में जान सकते हैं कि क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर से ऊपर आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। और क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 6 लाख थी, जिसे अभी भी बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है, यानी कि 8 लाख से अधिक आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। और इस तरीके से अनुच्छेद 16 जो है, यानी कि 16 के भाग 4 में के अधीन ये प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सरकार आरक्षण प्रदान करती है। तो क्रीमी लेयर के विषय में आपने जाना कि 8 लाख रुपये से अधिक आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। ये क्रीमी लेयर की संकल्पना में सब बातें हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 32 इससे संबंधित हैं, यानी कि अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। और आप ये भी जान सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यानी कि संविधान का जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार दिया गया है, तो उन्होंने संविधान का हृदय कहा एक तरीके से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक ये बताना है कि कितनी बार होती हैं। तो ये वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती हैं। तो इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और 146वां प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल, अभी हमने बताया कि संविधान का दिल कहा जा सकता है, तो ये कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। और इस तरीके से अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो इसका सही जवाब यानी कि 35 वर्ष होगा। और अधिकतम आयु या कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस पर कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि इसका कोई लिमिटेशन तय नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है संसदीय प्रणाली में एक नाम मात्र की होती है, और वह मंत्रिमंडल प्रणाली के प्रमुख होते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह जो आवश्यक सूचना मांगे वह प्रधानमंत्री उपलब्ध उसको कराएगा। इस तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु जो है कि 35 वर्ष रखी गई है। यहाँ तक कि राज्यपाल बनने के लिए भी जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है। 148वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों को बना सकता है या उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद 2 और 3 जो है राज्यों की प्रवेश, स्थापना, निर्माण और उसके नाम या सीमा परिवर्तन के बारे में हैं। और संसद साधारण बहुमत से कोई भी परिवर्तन कर सकता है। राज्यों के नाम हैं या सीमा या अलग राज्य के निर्माण से संबंधित जो संकल्प पारित होना चाहिए या ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल में लाना होगा इसके लिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राज्य निर्माण संबंधित जो भी प्रस्ताव होते हैं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना उसको नहीं लाया जा सकता है। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि किसने कहा है न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। 149वां प्रश्न है, और ये कथन किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते हैं कि जो है कि एक दलित नेता थे, यानी कि भारत का सबसे दलित नेता थे। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 150वां है कि किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है। 150वां प्रश्न है, और
ये किसका कथन है? तो ये जोबोट का कथन है कि, और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अरस्तु भी हैं, अरस्तु ने भी कुछ कथन दिया था, जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सब अरस्तु के कथन हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टेस्ट सीरीज का, ये राज्य व्यवस्था का 7वां टेस्ट सीरीज था और ये क्लास 9 10 के लिए था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न है और प्रश्न आपको कभी भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से 8वां और इसका जो आगे का जो टेस्ट सीरीज है, 2-3 और इसके टेस्ट सीरीज बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।